हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपसे आर्टिकल 16 के बारे में बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री और मेंस एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। आओ शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल 16 जो है लोक सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जो भी नौकरियां इस प्रकार से निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, तो उसमें सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होगा, इक्वल राइट होगा कि सभी जो है राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन में किसी के साथ जो है विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि समान जो है सबको योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। आर्टिकल 16(2) जो है ये बात कहता है कि यहाँ पर केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य यहाँ पर जो है धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर जो है विभेद नहीं करेगा। ये बात जो है यहाँ आर्टिकल 16 के खंड 2 में बताई गई है। आर्टिकल 16(3) जो है ये कहता है कि जो निवास स्थान यहाँ आया उसमें संसद अगर चाहे तो निवास की योग्यता विहित कर सकती है। यानी कि ऐसा कानून बना सकती है जो डोमिसाइल के आधार पर जो है नागरिकों को आरक्षण मिलेगा जॉब में, नियोजन या नियुक्ति में। तो ये निवास कर सकती है। जैसा कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है, वो जो है यहाँ पर SC, ST, OBC में रिजर्वेशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि निवास के आधार पर हो सकता है। और वैसे भी जैसा कि उत्तराखंड स्टेट है या हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर अब SC, ST, OBC को तो आरक्षण है ही, लेकिन वहाँ जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को भी वहाँ निवास के आधार पर प्रेफरेंस दिया जाता है। ये संसद नियम बना सकती है। तो SC, ST, OBC तो रिजर्वेशन वहाँ है ही, लेकिन जनरल की भी वहाँ पर रिजर्वेशन गठित कर सकती है। केवल निवास के आधार पर योग्यता विहित कर सकती है कि जो उत्तराखंड के निवासी होंगे वही पुलिस में जाएंगे या किसी और जॉब्स में इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। आर्टिकल जो 16(4) है, यहाँ पर आर्टिकल 16(1) और 2 का अपवाद प्रस्तुत करता है। पहला अपवाद ये है, दूसरा क्या नाम है, आर्टिकल 16(3) जो है पहला अपवाद है, आर्टिकल 16(4) जो है दूसरा अपवाद है। यानी कि राज्य सरकार सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विहित कर सकती है। तो यहाँ पर जो है जॉब में आरक्षण जो पिछड़े वर्ग हैं, जो SC, ST या OBC के जो अभ्यर्थी हैं, वे यहाँ आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किस आधार पर? इसमें 2 आधार हैं। एक तो पिछड़ा वर्ग ऐसा वर्ग होना चाहिए जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। नंबर 2, राज्य के अधीन सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तब यहाँ पर जो राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण विहित कर सकता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल 16(4) है, इसमें जो है यहाँ 3 केस ला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला केस है बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, जो कि आपने को मैं पिछली वीडियो में आर्टिकल 15(4) में भी बता चुका हूँ। उसमें जो है यहाँ बालाजी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जाति 2 आधारों में नहीं हो सकती, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में नहीं विभाजित की जा सकती। नंबर 2, जाति आरक्षण का आधार नहीं हो सकती। नंबर 3, आरक्षण जो है यहाँ पर केवल सामाजिक और न केवल शैक्षणिक, यहाँ केवल आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। यानी कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और जाति आरक्षण का आधार नहीं हो सकती, एक दूसरे से पूरक है। चौथी चीज है कि आरक्षण किसी भी दशा में, चाहे एजुकेशन में हो या यहाँ जॉब्स में हो, 50% से अधिक नहीं हो सकता। ये बात यहाँ बताई गई थी।
लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी वाले मामले में दी गई फाइंडिंग को जो है वो रूल कर दिया, उसको उलट दिया, और उलटने के पश्चात जो है यहाँ ये कहा कि जाति ही आरक्षण का आधार होगी। आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाएगा। और पिछड़े वर्ग में दो वर्ग हो सकते हैं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। लेकिन उसकी एक बात को मानना कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। और बातें कही इंदिरा साहनी वाले मामले में कि जो रिजर्वेशन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर सरकार चाहे तो एक कार्यपालिक आदेश जारी कर दे, कोई संसद के अंतर्गत जो विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंतर्गत भी आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण जो है प्रमोशन में नहीं हो सकता, यानी कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता, ये बात कही गई थी। और एक बात और कहेगी कि प्रोन्नति में जो आरक्षण दिया जाता है, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, देवदासन के मामले में एक चीज थी, उसको काटने के लिए मैं बताता हूं, कैरी फॉरवर्ड रूल, उसको काटने के लिए भी इंदिरा साहनी के मामले में कहा था कि कैरी फॉरवर्ड रूल संवैधानिक है और ये जो है, लेकिन ये भी 50% से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल है कि यहां पर सरकार ने एक नियम बनाया कि जो नियुक्तियां SC ST या OBC की इस वर्ष न भरी गई हो तो उनको आगामी वर्ष में जो कि तू रहेंगे में वे घटेंगी नहीं, जो कि तो जो है अगले वर्ष में जोड़ देनी चाहिए, जो अगले वर्ष है। यानी कि जब तक वे पूरी ना हो जाएं तब तक जो आरक्षण मिलता रहना चाहिए। उनकी सीटों पर SC ST OBC की सीटों पर किसी अन्य वर्ग का यानी कि जनरल वर्ग का अधिकार नहीं होगा। इस मामले में जो देवदासन के मामले में चैलेंज किया गया, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और देवदासन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यहाँ पर देवदासन के मामले में का जो मामला था उसको कर दिया। लेकिन इंदिरा साहनी के मामले में, देवदासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई फाइंडिंग को ओवर रूल कर दिया और इंदिरा साहनी के मामले में कहा कि नहीं, जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो संवैधानिक है और उसका जो है 2 साल के अंदर अंदर उसको भर देना चाहिए। अगर नहीं भरेगी तो वो जनरल में काउंट होगी। ये बात जो है यहाँ पर इंदिरा साहनी के मामले में कही गई थी। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, ये बात कही गई थी। लेकिन इसकी दोनों बातों को काटने के लिए, नंबर 1 इंदिरा साहनी ने कहा प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। नंबर 2 कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो सदा के लिए नहीं रहेगा, केवल 2 साल तक जो है उनकी पूर्ति जानी चाहिए और 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात जो है देवदासन के इंदिरा साहनी के मामले में कही थी। इन दोनों चीजों को डिफीट करने के लिए सरकार ने आर्टिकल 16(4)A 77वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया और उसमें जो संशोधन किया गया 85वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें आर्टिकल 16(4)A में संशोधन किया गया। 70 में क्या किया गया, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 16(4)A में क्या जोड़ा गया, पहले कि SC ST को जो प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। 85वें संविधान संशोधन द्वारा और इसको विस्तृत कर दिया गया और 16(4) में 85वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया कि परिणामिक ज्येष्ठता के सहित प्रोन्नति में आरक्षण होगा। यानी कि प्रोन्नति में आरक्षण तो दे दिया था 16(4)A में 77वें संविधान संशोधन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन की बात जो है यहाँ पर 85वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा की गई थी, जो कि फिर बाद में इसको चैलेंज किया गया। और उस जो कैरी फॉरवर्ड रूल था कि 2 साल तक रहेगा, उसके डिफीट करने के लिए लेजिस्लेचर ने यानी कि संसद ने आर्टिकल 16(4) भी जोड़ा, ये आपके 81वें संविधान संशोधन द्वारा 16(4) भी जोड़ दिया। अब पहले बात करते हैं हम 16(4)A की, क्योंकि ये जो है आज तक भी यहाँ पर बड़ा विरोधाभासी है और विरोध का विषय बना हुआ है। समाज में जो है
कहीं ना कहीं ये विभेद करता है। इसके लिए सबसे पहला केस आया भारत संघ वर्सी वीरपाल सिंह चौहान, 1995 में ऐसी एक केस था और उसमें कहा था कि प्रोन्नति में आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं हो सकता, यानी कि जाति जो है प्रमोशन जो है इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया सकता। प्रोन्नति में आरक्षण जो दिया जाएगा वो जाति के आधार पर नहीं दिया जाएगा। वीरपाल सिंह चौहान के मामले में ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित की। उसके बाद जो है यहाँ पर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें कि इस मामले में यहाँ आर्टिकल 16(4)(a) को पूर्ण रूप से संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया कि ये संवैधानिक है। लेकिन यहाँ पर दो बात कही कि आरक्षण देते समय, प्रोन्नति में आरक्षण देते समय आर्टिकल 16(4)(a) के अंतर्गत यहाँ पर राज्य को SC/ST के मात्रात्मक आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हो और परिणामिक ज्येष्ठता के आधार पर दिया जा सकता है। ये बात ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बात वैलिड कर ली। यानी कि 16(4)(a) के अंदर SC/ST को क्या नाम पहली जो भी वहां प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लगातार जारी रहेगा। इसको जो एम नागराज के मामले में संवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा केस उत्तर प्रदेश से आया, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस राजेश कुमार AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण जो है संवैधानिक है, लेकिन जो कैचअप रूल चल रहा है कि परिणामिक ज्येष्ठता के आधार पर भी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के आधार पर रिजर्वेशन जारी रहेगा, ये असंवैधानिक है। ये राजेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता AIR 2018 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण है, उसको तो संवैधानिक घोषित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहां पर जो है जो परिणामिक ज्येष्ठता के आधार पर आरक्षण की बात जो 85वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी आर्टिकल 16(4)(b) में, उसको असंवैधानिक घोषित किया कि नहीं, ये नहीं हो सकता और राज्य को मात्रात्मक आंकड़े जुटाने चाहिए और उसके आधार पर ही प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहिए और परिणामिक ज्येष्ठता के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के आधार पर जो आरक्षण की बात 85 वो नहीं की जा सकती, वो जो है गलत है, असंवैधानिक घोषित कर दी। इसी प्रकार बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी AIR 2017 का है, इसमें भी प्रोन्नति में आरक्षण को संवैधानिक घोषित किया, लेकिन परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया। इस प्रकार से ये क्योंकि कंट्रोवर्शियल मैटर है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को नियुक्ति और नियोजन में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिनको कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके 103 में संविधान संशोधन के अनुसार में भारतीय संविधान में आर्टिकल 16 में एक खंड 6 जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो EWS कैटेगरी के व्यक्तियों को 10% आरक्षण नियोजन और नियुक्तियों में प्रदान किया जाएगा। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सन 2022 में इसको आर्टिकल 16(6) को संवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद आता है भारत में सदियों से एक वर्ग के प्रति जो अस्पृश्यता बरती जाती थी, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 मूल रूप से अंतस्थापित किया गया था और इसको किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को रोकने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है इसके अनुसरण में आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग बनाया गया, क्योंकि सरकार को संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए
अधिनियम बनाने की शक्ति जो आर्टिकल 35 के अंतर्गत दी गई है। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत यहाँ इसको प्रभावी करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। उसके बाद इसका नाम जो है 1976 में जो है परिवर्तित कर दिया गया और इसको कहा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। उसके बाद आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, यानी यहाँ भी समानता बरतता है। ब्रिटिश काल में अपना राज्य मजबूत करने की दृष्टि से यहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए यहाँ सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि आदि आदि उपाधियाँ इस प्रकार से दी गई थी। उन लोगों को दी गई जो कि सरकार के उस समय ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते थे, उनको दी गई थी। तो आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, यानी कि यहाँ पर जो है कोई उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय सेवा या विद्या संबंधी उपाधियों, सेवा और विद्या संबंधी उपाधियों के लिए ही यहाँ उपाधि दी जाती है भारत सरकार द्वारा। और इसमें जो है जो नागरिक सम्मान होते हैं, जैसा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, और जो सैनिक होते के अंतर्गत जो सैनिकों को दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र आदि जो है इस प्रकार से उपाधियां, यानी कि क्या नाम, ये इस प्रकार से अलंकरण से सुसज्जित किया जाता है। और ये लोग जो है देखो, पहले आपने सुना होगा कि सर, जो इस सर की उपाधि जो है वे अपने नाम के पहले या पीछे लगाते थे, लेकिन यहाँ पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री या परमवीर चक्र या महावीर चक्र या अशोक चक्र आदि आदि जो भी इस प्रकार की सेवा या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान की जाती हैं नागरिकों को या विदेशियों को भी दी गई, तो वे जो है इन उपाधियों का न तो अपने नाम से पहले न अपने नाम के पश्चात जो प्रयोग नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर जो है नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, भारत सरकार ने उस समय सभी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया था और जो राजा महाराजा की स्टेट थी उनको पृथ्वी पर्स प्रदान किया था कि पृथ्वी पर्स की जो उनसे एक थैली प्रदान कर दी, जो हर महीने या साल में उसके विधि के अनुसार जो है उनको प्रदान की जाती है। उसको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और माधवराव सिंधिया ने इसको चैलेंज किया कि ये हमारी पृथ्वी पर्स जो है क्यों समाप्त कर दी, इसके बारे में। तो 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वी पर्स को समाप्त करने को संवैधानिक घोषित किया। उसके बाद बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अलंकरणों जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आदि पुरस्कार जो दिए जाते हैं नागरिकों को, उनको जो है संवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार से आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा। कल जो है हम स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे जो कि दूसरा मौलिक अधिकार है।